Hi, this is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Film on YouTube चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो ज्योतिष वर्ल्ड में बहुत फेमस है, जिसे हम कहते हैं कालसर्प योगा। कालसर्प की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम कभी किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं या अपना बर्थ चार्ट दिखाते हैं तो हमें कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योगा है। तो कई बार कालसर्प योगा को जो हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो हमें काफ़ी डर लगता है, लाइक काल एंड सर्प मीन्स ये तो कुछ ऐसा ही योगा है जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो कालसर्प योगा होता है वो कहीं ना कहीं हमारी जो कुंडली में अगर बन रहा है तो ये पास्ट लाइफ के जो भी हमारे जो कर्मास रहे हैं, जो भी हमने कर्म किया है पास्ट लाइफ में, अच्छा या बुरा जो भी किया है, उसी के कारण जितने भी योगाज हमारी कुंडली में बनते हैं वो सब हमारे कर्मों के कारण बनते हैं। तो जो कालसर्प योगा है इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है हमारे ज्योतिष में और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। बहुत से लोग कालसर्प योगा को मानते हैं, बहुत से लोग कालसर्प योगा को नहीं मानते। जो नहीं मानते हैं उनकी अपनी सोच है, जो मानते हैं वो उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने ये कालसर्प योगा की वजह से जो चीज़ होने वाली है या जो चीज़ हुई है उनकी लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो जिसने एक्सपीरियंस किया है वो मानता है, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो नहीं मानता है। जिसने गॉड को जाना है वो गॉड को मानता है, जिसने गॉड को नहीं जाना है वो गॉड को नहीं मानता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थॉट्स हैं सबके, सबकी सोच अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। हम जिस चीज़ में एक्सपीरियंस करते हैं, जिस चीज़ को हम करते हैं और या जिस चीज़ का हमारी लाइफ में हमें एक्सपीरियंस होता है, हम सिर्फ उसी चीज़ को सच मानते हैं, हम दूसरी चीज़ों को सच नहीं मानते। तो बात करते हैं कालसर्प योग और कालसर्प दोष के बारे में। काल मीन्स टाइम, जो समय को कंट्रोल करे वो काल है। सर्प मीन्स सरपेंट, यानी सर्प। जो हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो भी कहीं ना कहीं एक सर्पा आकार में होती है। जो हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं वो उसी सर्प से मिलके बनते हैं। सर्प का मतलब होता है इग्नोरेंस। तो जब हम इस सर्प से आगे बढ़ जाते हैं तो हम ज्ञान को पा जाते हैं, यानी विजडम को पा जाते हैं। तो काल यानी टाइम, समय, और सर्प का मतलब हो गया इग्नोरेंस। जो भी हमारे अंदर जहर है, जो भी हमारे अंदर गलत है, जो भी हमारे अंदर बुरा है, जो भी हमारे अंदर अच्छा नहीं है, जो भी हम गलती करते हैं, वो सब सर्प है। तो समय और सर्प का जब मेल होता है तो कुंडली के अंदर काल सर्प योग बन जाता है। बट ये जो काल सर्प योग है इसको देखना बहुत जरूरी है कि कुंडली के अंदर काल सर्प योग आपके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको देखने का एक सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है, जो आपके 7 प्लेनेट होते हैं राहु और केतु को छोड़ के,
वो राहु और केतु के कंट्रोल में आने चाहिए। यानी राहु और केतु एक तरफ हों, मीन्स जैसे राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, केतु आपके सेकंड हाउस में है, और जितने भी प्लेनेट हैं आपके वो राहु से स्टार्ट हों, केतु से ना स्टार्ट हो, राहु से स्टार्ट हो। राहु मान लो फर्स्ट हाउस में है, केतु मान लो सेवन्थ हाउस में है, और जितने भी जो 7 प्लेनेट्स हैं वो मान लो आपके 12th हाउस में है, 11th हाउस में है, 10th हाउस में है, या मान लो 9th हाउस में है, या 8th हाउस में है, या एक साथ मान लो 10th हाउस में बैठ गए हैं, या एक साथ मान लो 12th हाउस में चले गए हैं, या मान लो 3 प्लेनेट 12th हाउस में है, एक प्लेनेट 11th हाउस में है, एक प्लेनेट आपका 10th हाउस में है, एक 9th हाउस में है, एक 8th हाउस में है। मतलब वो जो 5 हाउसेज हैं, तो 7 प्लैनेट्स उन 5 हाउसेज में होने चाहिए, तब कालसर्प योग बनता है। दूसरी चीज, कालसर्प योग जब ही बनेगा जब राहु से कालसर्प योग बनता है। ये जो कालसर्प योग है ये राहु के कारण बनता है, केतु के कारण नहीं बनता। ये नहीं हो सकता कि केतु फर्स्ट हाउस में है और राहु आपका 7th हाउस में है तो आप इसको कालसर्प योग मानेंगे केतु के कारण, क्योंकि ये जो कालसर्प योग बना है ये राहु के चक्कर में बना है। पहले राहु होगा, उसके बाद सारे प्लेनेट क्लॉकवाइज होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है और आपका एंटी क्लॉकवाइज अगर प्लेनेट्स बैठे हुए हैं, यानी जैसे सेकंड हाउस में बैठ गए, आपके थर्ड हाउस में बैठ गए, फोर्थ हाउस में बैठ गए, केतु आपके 7th हाउस में आ गया, तो केतु और राहु के बीच में लेफ्ट हैंड साइड में सारे प्लेनेट आ गए, और राहु से अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो कोई प्लेनेट नहीं है, तो ये कालसर्प योग नहीं बना, ये काल अमृत योग बन गया। काल अमृत योग की बात हम बाद में करेंगे। तो कालसर्प योग जब भी बन सकता है जब राहु से प्लेनेट क्लॉकवाइज तरीके से बैठे हो, और राहु और केतु के साथ कोई भी प्लेनेट ना हो, राहु और केतु के साथ कोई भी प्लेनेट कंजक्ट करके ना बैठा हो, कंजेशन में ना बैठा हो। अगर बैठा है तो कालसर्प योग भंग हो जाएगा। दूसरा, मान लो कालसर्प योग बना हुआ है और उसमें से कोई एक प्लेनेट निकल के राहु और केतु से बाहर चला जाता है, तब इसको हम बोलते हैं आंशिक कालसर्प दोष। राहु और केतु के साथ ना हो, राहु और केतु से बाहर हो, मीन्स लाइक जैसे राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, केतु आपके 7th हाउस में बैठा है, और आपका मून आपके चला गया सेकंड हाउस में, चला गया थर्ड हाउस में, चला गया फोर्थ हाउस में चला गया, बाकी सारे प्लेनेट्स इधर हैं, तो ये एक प्रकार का आंशिक कालसर्प दोष बन जाता है, मतलब 90% समथिंग, लेकिन कालसर्प दोष फिर भी रहता है। तो कालसर्प दोष जो होता है वो 12 टाइप से होते हैं, और ये जो कालसर्प दोष होता है ये इतना डेंजरस क्यों माना जाता है? ये इतना डेंजरस इसलिए माना जाता है कि इसमें क्या होता है कि राहु के कारण और केतु के कारण जितने भी प्लैनेट्स जो उनके बीच में आ जाते हैं वो हैम्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके कब्जे में आ जाते हैं। तो जो भी आपका भाग्य है या जो भी आपकी किस्मत है, अब वो आपके कर्म पे डिपेंड नहीं करेगी। आप कर्म चाहे कुछ भी करो, कितना भी हार्डवर्क कर्म कर लो, कितना भी कुछ कर लो आप, लेकिन वो राहु और केतु के कंट्रोल में ही चलेगा। दूसरी चीज, इसमें लाइफ में अप्स डाउन बहुत मिलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप लाइफ में राइज करोगे और फिर एकदम सडनली नीचे आ जाओगे। आप बहुत वेल्थी बन जाओगे, फिर एकदम सडनली नीचे आ जाओगे। आपका काफ़ी नाम होगा, फिर एकदम से आप बदनाम हो जाओगे। तो ये कालसर्प योग की खास विशेषता है। तो जितने भी प्लेनेट हैं वो राहु और केतु के कंट्रोल में आए थे। और कालसर्प योग में क्या होता है कि राहु जो होता है ना, वो अपने आप को प्रिविलेज देने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। राहु अपनी डिजायर के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। राहु अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है इसमें।
एक तो राहु के अंदर वैसी बहुत ज़्यादा डिजायर होती है, और अगर कालसर्प बन गया तो राहु जितने भी प्लैनेट्स को राहु कंट्रोल कर रहा है, यानी जितने भी जो प्लैनेट्स हैं और जो प्लैनेट्स हैं, राहु उन सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि राहु अपनी डिजायर को पूरा कर सके। और राहु जो है हमारे सोशल नॉर्म्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, और जब सारे प्लैनेट्स राहु के कंट्रोल में आ जाते हैं तो धर्म और कर्म और ज्ञान फिर काम नहीं करता, क्योंकि राहु क्या है? एक डायमंड गॉड है। राहु लाइफ की चीज़ों को एंजॉय करने आया है, जीने आया है। और राहु जो हमारे सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी हम चीज़ों को फॉलो करते हैं, जितनी चीज़ों पे हम बिलीव करते हैं, जैसे दोस्ती, यारी, ठीक है ना, लव रिलेशनशिप, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, राहु चीज़ों को फॉलो नहीं करता। राहु अपनी डिजायर को फॉलो करता है। तो ये जो 12 प्रकार के जो कालसर्प दोष हैं, योग जो बनते हैं 12 प्रकार के, तो 12 प्रकार के जो कालसर्प योग में क्या होता है? राहु अपनी डिजायर को पूरा करने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं इस वजह से राहु के चक्कर में इंसान लाइफ में बहुत अप्स डाउन चीज़ों में आता है और फंस जाता है। कई बार ऐसे लोग बहुत बर्बाद भी हो जाते हैं। तो आपको राहु के चक्कर में जो आपकी डिजायर है, आपको समझना चाहिए, आपको अपनी डिजायर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप इस कालसर्प के चक्कर में किसी भी चीज़ में फंस जाओ। तो जो 12 प्रकार के कालसर्प दोष हैं, उसमें जो नंबर 1 कालसर्प दोष है उसको कहते हैं हम अनंत कालसर्प दोष। अनंत कालसर्प दोष में राहु कुंडली के फर्स्ट हाउस में आता है और केतु कुंडली के 7th हाउस में आता है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो राहु से क्लॉकवाइज बैठे होते हैं 7th हाउस तक। दूसरा जो कालसर्प दोष है उसे कहते हैं हम कुलिक कालसर्प दोष। कुलिक कालसर्प दोष में राहु 2nd हाउस में आता है और केतु 8th हाउस में आता है, और जितने भी प्लैनेट होते हैं वो क्लॉकवाइज बैठे होते हैं राहु से केतु के बीच में। राहु से स्टार्ट होते हैं, केतु पे जाके खत्म होते हैं। बट राहु और केतु के साथ कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कालसर्प भंग हो जाएगा। तीसरा जो कालसर्प है उसको कहते हैं वासुकी कालसर्प दोष। वासुकी कालसर्प दोष में क्या होता है कि राहु कुंडली के 3rd हाउस में आएगा और केतु कुंडली के 9th हाउस में आएगा, और सारे प्लैनेट्स राहु से केतु के बीच में बैठे होंगे, यानी क्लॉकवाइज। चौथा जो कालसर्प दोष है उसे हम कहते हैं संघपाल कालसर्प दोष। संघपाल कालसर्प दोष जो होता है उसमें राहु जो होता है वो 4th हाउस में आता है और केतु जो होता है वो 10th हाउस में आता है, और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्लॉकवाइज राहु से स्टार्ट होते हैं और केतु पे जाके खत्म होते हैं। पदम कालसर्प जो दोष होता है उसमें राहु 5th हाउस में आता है और केतु 11th हाउस में आता है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके 5th हाउस और 11th हाउस के बीच में होते हैं क्लॉकवाइज फॉर्मेट के हिसाब से। छठा जो कालसर्प दोष है उसे कहते हैं महापदम कालसर्प दोष। महापदम कालसर्प दोष में राहु जो है वो 6th हाउस में आता है और केतु जो है 11th हाउस में आता है, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो 6th हाउस से लेके 11th हाउस के बीच में बैठे होते हैं। सातवां जो कालसर्प दोष होता है उसे कहते हैं तक्षक कालसर्प दोष। तक्षक कालसर्प दोष राहु जो है वो 7th हाउस में होता है, केतु है आपका 1st हाउस में, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो राहु से केतु के बीच में बैठे होते हैं क्लॉकवाइज। आठवां जो कालसर्प दोष है उसे कहते हैं हम कारकोटक कालसर्प दोष। कारकोटक कालसर्प दोष में राहु 8th हाउस में होता है और केतु जो है वो 2nd हाउस में होता है, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो राहु से स्टार्ट होते हैं और केतु पे जाके खत्म होते हैं। नौवां जो कालसर्प दोष है उसे कहते हैं हम शंखचूर्ण कालसर्प दोष। शंखचूर्ण कालसर्प दोष में राहु जो है कुंडली के 9th हाउस में आता है और केतु कुंडली के 3rd हाउस में आता है, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो राहु से स्टार्ट होते हैं और केतु पे जाके खत्म होते हैं क्लॉकवाइज फॉर्मेट के हिसाब से। 10वां जो कालसर्प दोष है उसे कहते हैं घातक कालसर्प दोष।
घातक कालसर्प दोष में राहु जो है वो कुंडली के 10th हाउस में आता है और केतु कुंडली के 4th हाउस में आता है, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो 10th हाउस से स्टार्ट होते हैं और आपके 4th हाउस में जाके खत्म होते हैं। 11वां जो कालसर्प दोष है उसे कहते हैं विषधर कालसर्प दोष। विषधर कालसर्प दोष में राहु जो है वो कुंडली के 11th हाउस में आता है और केतु कुंडली के 5th हाउस में आता है, और जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो 11th हाउस से स्टार्ट होते हैं और 5th हाउस में जाके खत्म होते हैं। 12वां जो कालसर्प दोष है उसे कहते हैं हम शेषनाग कालसर्प दोष। शेषनाग कालसर्प दोष में राहु जो है कुंडली के 12th हाउस में आता है और केतु कुंडली के 6th हाउस में आता है, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो क्लॉकवाइज फॉर्मेट में बैठे होते हैं राहु और केतु के बीच में। तो ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। अब ये 12 प्रकार के जो कालसर्प दोष हैं, इसमें जितने भी कालसर्प दोष हैं उन कालसर्प दोष के अंदर आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी वो हम और भी दूसरी वीडियोस में हम स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक जैसे अनंत कालसर्प दोष, कुलिक कालसर्प दोष, ऐसी हम वीडियोस अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें उन वीडियोस में आपको अपने कालसर्प दोष के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी मिलेगी, बहुत सही जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आज हमने बात की कालसर्प दोष के बारे में। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा कालसर्प दोष है और उसके कारण आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो में जो भी आपको लिंक दिखाई दे रहा है, जो भी आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, उस पर आप हमसे मेल के थ्रू बात कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमसे अपनी कालसर्प के दोष के बारे में आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर दूसरी वीडियोस को लेके आएंगे और भी वैल्यूबल जानकारी को लेके आएंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।